मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज को विद कॉन्सेप्ट, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो ये सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज किया है। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज से। सप्लाई इनफ 200 to 220 मिलियन वैक्स डोजेस फ्रॉम जुलाई अरोरा। तो ये अरोरा कौन है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये है आपके एन के अरोड़ा। ये एंतागी गवर्नमेंट का ग्रुप है, उसके हेड है। एंतागी का मतलब है आपका नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। तो ये बेसिकली ग्रुप की फुल फॉर्म है यहाँ पर। और आगे देखें तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए। इन्होंने बोला कि सप्लाई बढ़ जाएगी और 200 to 220 मिलियन वैक्स डोजेस सप्लाई होने लग जाएंगी जुलाई से। तो इनका एम ये है कि एटलीस्ट 10 मिलियन लोगों को डेली बेसिस पे वैक्सीनेट करे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 200 to 220 मिलियन जो बोला है उसका ब्रेकअप भी बताया। यहाँ पे बोला है कि 120 मिलियन आपकी कोविशील्ड आएंगी और 100 मिलियन ऑफ कोवैक्सीन नेक्स्ट मंथ से सप्लाई होने लग जाएंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि लेट सपोज ये थोड़ी सी पॉपुलेशन चेन बोलते हैं इसको हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट में। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हम एक सैंपल साइज लेके चल रहे हैं आपका 4 + 2 + 1 7 पीपल का। तो इसके अंदर क्या है कि लेट सपोज ये पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं है और ये अफेक्ट हो जाता है, कोविड से अफेक्ट हो गए। अब आगे देखें तो ये पर्सन लेट सपोज कर लेते हैं ये हो गया आपका वैक्सीनेटेड, ये पूरा वैक्सीनेटेड है और ये नहीं है। तो ये क्या होगा, तो चांसेस यही है कि ये आपका अफेक्ट नहीं होगा और ये अफेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन लगवाई भी नहीं है बट उनको भी सेफ्टी हो गई, उनको भी कोविड नहीं होगा इसके वैक्सीन लगवाने की वजह से। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर से एक पर्सन के वैक्सीन लगवाने की वजह से एक पर्सन से ज्यादा लोगों का बेनिफिट होता है। तो इस हर्ड इम्यूनिटी की एक परसेंटेज होती है स्पेसिफिक कि अगर पूरी पॉपुलेशन में से इतने % लोग लगवा लेते हैं वैक्सीन तो हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो अराइव हो जाएगी कि बाकी लोगों को भी वैक्सीन बिना लगवाए भी कोविड नहीं होगा। तो इस केस में बोला जा रहा है 80 to 85% यहाँ पर इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी पे आ जाएगी। मतलब अगर 85% लोगों को वैक्सीन लग जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी अराइव हो जाएगी। आगे देखिए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूज देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन रेज होता है इसके बाद, तो वो हम डिस्कस करेंगे वो भी। कोवैक्सीन एफिशिएंसी 77.8% इन PH3 ट्रायल्स। तो PH3 का बेसिक मीनिंग है यहाँ पर फेज 3 के ट्रायल्स जो बेसिकली वैक्सीन के लिए फेज 3 फेजेस में ट्रायल होते हैं। तो थर्ड फेज की ट्रायल की रिपोर्ट है। इन्होंने क्या बोला, एफिशिएंसी मतलब होता है लेट्स सपोज अगर कोई सरदर्द की गोली है तो वो सरदर्द ठीक कर रही है या नहीं कर रही उसका मेजर, मतलब ठीक कर रही है बेसिकली उसका मेजर। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि SEC की रिपोर्ट है। अगर आपको नहीं पता तो ये होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। तो इन्होंने कोवैक्सीन की रिपोर्ट दी कि इसकी एफिशिएंसी 77.8% है। इन्होंने बोला है कि इसके एक मतलब डोज से 77.8% चांसेस है कि किसी को कोविड अब नहीं होगा। SEC अलाउज कंटिन्यूएशन ऑफ वैक्स अंडर इमरजेंसी यूज। तो SEC ने बोला है कि अब वैक्सीन को मतलब कोवैक्सीन को इमरजेंसी केसेस के अंदर ही यूज किया जाने देगा बट सेज नो टू फुल एसेंशियल। तो यहाँ बोला है कि कोई वॉलंटरीली वो वैक्सीन को नहीं लगवा पाएगा। देखिए तो टाटा मोटर्स एक्सप्लोर्स रेजिंग फंड्स फॉर EV बेस्ड। तो EV का आपका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का मतलब जो गवर्नमेंट है काफी सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने लग रही है लगातार कि क्योंकि इसका बेसिक रीजन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका बेसिक रीजन है आपका इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में। इंपोर्ट्स जो इंडिया करती है उसमें सबसे टॉप पे जो आइटम है वो है पेट्रोलियम, बेसिकली पेट्रोलियम एंड जो पेट्रोलियम के अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेट्रोलियम से ही निकलते हैं रिफाइन होकर। तो जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा इसी में आपके इंपोर्ट की मनी स्पेंड कर रही है। तो गवर्नमेंट ही चाहती है कि पेट्रोल के व्हीकल्स कम से कम बंद हो जाएं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे हम जो पूरी इकोनॉमी है उसको स्विच कर दें ताकि हमारा ये बहुत ही बड़ा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा और इसको हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में यूज कर सकेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अब न्यूज के अंदर ये है टाटा मोटर्स आपको पता ही है टाटा की कंपनी है। तो इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर अब वो PF फंड्स, ये मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसके अंदर 2-3 फंड्स के नाम है। यहाँ पर सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को आप छोटा सा समझ लें कि एक इन्वेस्टर्स जो मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करे, टेक्निकल एनालिसिस करे, फिर एक कंपनी के अंदर एक फर्म के अंदर इन्वेस्ट करे या एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे। आगे देखिए तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो कंपनी के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। कंपनी ने अपना लेट्स सपोज यहाँ पर एक रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। रिलायंस कंपनी है, रिलायंस ने एक फंड सेटअप कर दिया, उसके अंदर रिलायंस ही पैसे देगी मतलब अपनी कंपनी से ही, और वो फंड के बेसिस पे फंड के नाम से यानी कि अब फंड एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्ट करेगा। तो रिलायंस कंपनी डायरेक्टली ना इन्वेस्ट करके फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेगी। तो ऐसे उसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स। आगे देखिए तो सोवरेन वेल्थ फंड्स। सोवरेन वेल्थ फंड्स आप मान सकते हैं कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स वो फंड्स जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हो।
ऐसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ डिटेल हो सकती है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं वगैरह, बट आपको वो समझने की ज्यादा जरूरत है नहीं। इसमें बोला है कि जो अगर आप सोवरेन फंड्स को समझते हैं तो ऐसे फंड्स जो बस कंपनी ने सेटअप किए हो, गवर्नमेंट ने सेटअप किए हो, तो वो फंड्स के बेसिस पे वही इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये होते हैं, ये मैंने आपको तीन जो है कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस कर लिए। आगे देखें तो टाटा मोटर्स ने क्या किया है कि इनके थ्रू ये प्लान कर रहे हैं फंड्स रेज करने का, ताकि वो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोड्यूस कर पाए। तो ये पूरी न्यूज। तो आगे देखें तो टाटा मोटर्स हैड अप्रूव्ड अ प्लान टू हाइव ऑफ द पास टू पैसेंजर व्हीकल बिजनेस व्हिच इंक्लूड्स ईवीज इनटू अ सेपरेट सब्सिडरी। तो इसके अंदर क्या है कि टाटा मोटर्स ने के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया एक प्लान कि पैसेंजर व्हीकल्स को, बेसिकली पूरे व्हीकल के सेगमेंट को एक अलग सब्सिडरी बनाने हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी सब्सिडरी बनाने का, तो एक कंपनी है लेट सपोज, तो उसको अगर हम रिलायंस का एग्जांपल लें, तो रिलायंस के अंदर सबसे पहले रिलायंस एक पूरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, उसके अंदर काफी सारी सब्सिडरीज हैं। सब्सिडरी का मतलब होता है कंपनी जिसके अंदर हेड कंपनी का 51% से ज्यादा शेयर हो, 51% या 51% से ज्यादा। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसी कंपनी रिलायंस जैसे खोल दी, जियो, आपका रिलायंस का रिटेल हो गया, रिलायंस फ्रेश भी होता था पहले। तो अब ये ऐसी जो कंपनीज हैं, रिलायंस डिजिटल हो गया, तो ये सब कंपनीज रिलायंस नहीं है, बट ये रिलायंस की सब्सिडरी है। ये क्या करेंगी, रिलायंस के बेसिस पे कोई काम नहीं करेंगी, बट इनकी जो इक्विटी है, जो कैपिटल है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर रिलायंस का खुद का होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है सब्सिडरी का। मैंने आपको पहले भी बताया, वैसे तो मैंने आपको डिटेल में अभी भी बता दिया है। तो ऐसी जो सब्सिडरी है वो सेटअप करने की टाटा मोटर्स प्लान कर रहे हैं। एक मतलब वो अलग से कंपनी बना देंगे व्हीकल्स के लिए, और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ली, ये मैंने आपको बता दिया पूरी न्यूज। क्लैरिफिकेशन एड्स टू ई कॉमर्स कंपनीज कंफ्यूजन। तो इसके अंदर यहाँ पे ई कॉमर्स के कंपनीज के ऊपर काफी ज्यादा केसेस वगैरह चल रहे हैं, फ्लैश सेल के ऊपर बेसिकली ज्यादा अक्यूजेशन चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज जो रेड के अंदर लिखा है वो भी यही है कि फ्लैश सेल ये बैन करने की जो गवर्नमेंट ये सोच रही है। यहाँ पे इन्होंने बोला भी ऐसे हुआ है, समझता है कि हुआ क्या है कि सबसे पहले कुछ टाइम पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कुछ रिटेलर्स ने केस कर दिया कि वो फ्लैश सेल करके कंपटीशन को कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट लेट सपोज 100 रुपीज का है, तो एक लिमिटेड रेंज में उसकी सेल होनी चाहिए। लेट सपोज उसकी सेल हो रही है आपकी 99 to 101, यानी कि कोई प्रोड्यूसर 99 का बेच रहा है, कोई 101 का बेच रहा है, जैसे ही वहां पे मार्केट कंडीशन है उस अकॉर्डिंगली। आइडियली तो वो 100 का ही बिकना चाहिए हर जगह, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो 99 to 10 की एक एक्सेप्टेबल लिमिट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसके अंदर Amazon लेट सपोज आया और उसने 97 का बेचना शुरू कर दिया, तो पूरा मार्केट उससे एक्सप्लॉइट हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो वो हर जगह डिलीवरी कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हर जगह के जो रिटेलर्स हैं उनको इंपैक्ट होता है। दूसरी बात, कोई भी 99 का कोई प्रोडक्ट क्यों लेगा जब वो 97 का मिल रहा है, तो इससे पूरा मार्केट एक तरह से एक्सप्लॉइट हो जाता है। और इसी वजह से कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ये बेसिकली इसी चीजों में डील करती है कि अगर कॉम्पिटिशन को एक्सप्लॉइट कर रहा है, खराब कर रहा है, तो उसमें डील करती है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, और आपको जो है मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंगली ही बेचना पड़ेगा। तो उन्होंने ये नहीं माना, क्योंकि उनकी जो फ्लैश सेल्स चलती हैं, जैसे अगर आपने Amazon पे सुना हो तो आपके ग्रेट डील्स सुनते हैं, और आपके बिग बिलियन डेज वगैरह ऐसी सेल्स चलती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इन्होंने अब गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्लैश सेल्स विल नॉट बी अलाउड यहाँ पर एज द लिमिट कस्टमर चॉइस, इंक्रीज प्राइसेस एंड प्रिवेंट अ प्लेइंग फील्ड। तो इंक्रीज प्राइसेस यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर का वो बढ़ा देते हैं। आगे देखें तो इन्होंने एक और लाइन बोली है, लिमिट कंज्यूमर चॉइस। तो इसके अंदर ये बहुत ही सही बात है। इसके अंदर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप 10 गुड्स वैसे बेचते हो, बट आप जब सेल निकालते हो तब आप 2 ही गुड्स पे निकालते हो। तो कोई भी 10 गुड्स में से बाकी बचे हुए 8 क्यों बाय करेगा उसको, एक क्योंकि प्राइस जो है काफी बड़ा फैक्टर होता है वाइल टेकिंग एन परचेज डिसीजन। तो वो 2 में से ही उसको चॉइस करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से राइट टू चॉइस उस कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट होता है। तो ये मैंने आपको पूरी न्यूज के अंदर डिस्कस कर लिया। आगे आगे पूरे बेस पे ऐड है यहाँ पर। और मैंने जो आपको कंपनी से रिलेटेड बात बोली थी कि तो इसके अंदर बहुत बेसिक सी बात है, ये ओबेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स है। ये बेसिक नाम से पता चल रहा है, होटल्स और रिजॉर्ट्स के, स्पा के बिजनेस में और आपके अकोमोडेशन के बिजनेस में बेसिकली ये वर्क करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कंपनी वगैरह का आप नाम देंगे तो उसकी जो बेसिक उसका कोर बिजनेस है उसके बारे में आपको हल्की सी हाईलाइट हो, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया थोड़ा सा। आगे जाएंगे तो प्योर पॉलिटिक्स का सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं होती, नाम ही बता रहा है पॉलिटिक्स बेस्ड इसके अंदर न्यूज सबसे ज्यादा होती है। तो इसके 2 पेजेस आते हैं डेली बेसिस पे, तो उसको हम स्किप करेंगे। आगे चलते हैं, कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर आज न्यूज नहीं है ज्यादा, बट इसके अंदर जो पहली न्यूज है उसके अंदर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं 2, उसको हम बताते हैं। IIFCL seeks Reserve Bank not to lend to invitees, earmarks 4,000 करोड़। IIFCL सबसे पहले समझ लेते हैं, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो एक NBFC है, इसमें अंदर क्या है कि इनकी पोजीशन बहुत ही अच्छी चल रही है। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। ये मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ ताकि आपको एक्सटेंड समझ में आए।
इसके अंदर पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल ये बेसिकली फैक्ट ही है। पहला फैक्ट है कि पिछले साल इनका रेवेन्यू था टोटल 94 करोड़, अब ये ट्रिपल होकर इस साल 325 करोड़ के आसपास हो चुका है। आगे देखें तो सेकंड फैक्ट देखते हैं, इनका जो टोटल प्रॉफिट था, इनकी स्टैंड अलोन प्रॉफिट होता है बेसिकली उसके ब्रांचेस मिलाकर। जो एक कंपनी है, जैसे यहाँ पे अगर हम IIFCL है, IIFCL प्लस उसकी सारी ब्रांचेस, तो अगर हर ब्रांचेस का प्रॉफिट मिला दें टोटल, तो 51 करोड़ था पहले और 5 टाइम्स जंप कर अप्रोक्सीमेटली 286 पर पहुंच चुका है। एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, थर्ड प्रोजेक्ट, यहाँ पे इन्होंने जो ये बेसिकली IIFCL एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने बोला है कि अभी डिजिटलाइज कर देंगे हर चीज को, पूरा कंप्लीट डिजिटलाइजेशन कर देंगे कि मतलब आपको ऑफलाइन आना है तो भी आप आ सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन भी चाहते हैं तो सब कुछ हो सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए डिजिटलाइजेशन करना बहुत ही बड़ी अंडरटेकिंग होती है, जैसा कि आप देखते भी हैं कि हर बैंक ही नहीं कर पाता, हालांकि बैंक के पास तो फंड्स होते ही हैं, तो इसीलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी अंडरटेकिंग होती है। तो इसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है बैंक का इनिशियली, और उसको रिटर्न्स भी इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं इसके ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, न्यूज के अंदर ही इनवाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं। इनवाइटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इनवाइटी का सबसे पहले मीनिंग समझेंगे, फिर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसका मतलब है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसके अंदर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, कोई हाईवेज, कोई बिल्डिंग वगैरह हो गई। तो लेट्स सपोज गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग निकली, गवर्नमेंट को एक बिल्डिंग बनानी है 10 करोड़ रुपए की, तो अगर आप चाहते हो तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आपको क्या लगता है कि पूरी इकोनॉमी में, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी देख लें तो 10 करोड़ रुपए एट अ वन शॉट कितने लोगों के पास होंगे, कितने परसेंटेज लोगों के पास होंगे, बहुत ही कम। तो इसके लिए क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनते हैं। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ये गवर्नमेंट जनरली इशू नहीं करती है, बट फिर भी एक एग्जांपल है। तो क्या करेंगे कि वो इसको, जो इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट है, इसको 1 करोड़ पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर 1 करोड़ रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो एक पीस हो जाएगा आपका 10 रुपीज का। और आपको क्या लगता है पूरे वर्ल्ड में 10 रुपीज एक गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो ये नंबर बहुत ही ज्यादा होगा कंपेरेटिवली, जो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए होता है ये, ताकि लोग अपनी मनी पूल कर सकें। एक यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो काफी सारे इन्वेस्टर्स जो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं मनी पूल करना। तो मनी पूल करके इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर वो डाल सकते हैं। तो ये पूरा इन्वाइटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके अंदर क्या है कि IIFCL ये जो प्लान कर रहे हैं, ये, तो इसके अंदर क्या है कि IIFCL ये प्लान कर रहे हैं कि इनवाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे 4000 करोड़ रुपीस। ईयर मार्क्स का मतलब यही है कि अभी प्लान कर रहे हैं, अभी प्रोस्पेक्टिव है। अभी अगर जो रिजर्व बैंक है वो नोट देता है, वो अप्रूव कर देता है, तब वो जो है इन्वेस्ट करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट और रेज होता है यहाँ पर कि रिजर्व बैंक से इनको अप्रूवल लेने की क्या नीड है। ये एक बैंक है, खुद इसको इन्वेस्टमेंट करनी है, खुद पैसे देने हैं, खुद रिटर्न अगर आएंगे तो मिलने हैं, तो रिजर्व बैंक बीच में क्यों आ रहा है? तो रिजर्व बैंक होता है आपका बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर। जैसे आपने सेबी का सुना होगा, सेबी आपका स्टॉक्स और इक्विटी मार्केट का रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर होता है बैंकिंग सेक्टर का। इसके अंदर क्या है कि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द बैंक्स, कि अगर आपको कोई जैसे फॉरेन डील्स वगैरह करनी है, अगर आपको कुछ लोन चाहिए, तो RBI आपको बहुत ही मतलब इंस्टेंट बेसिस पे लोन प्रोवाइड करता है बैंक्स को। तो ये हमने पूरी न्यूज डिस्कस कर लिया। इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट है, एक रेगुलेटर का, एक यहाँ पे मैंने आपको बताया कि IIFCL के जो पोजीशन चल रही है वो, और दूसरी बात यहाँ पे बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट IT ट्रस्ट का। और इसी के साथ अगर हम देखें तो रियल एस्टेट IT भी होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी इसी तरह काम करते हैं कि जैसे अगर कोई परचेज करना है लैंड, ये 10 करोड़ का है, तो वही मैंने आपको सेम एग्जांपल लिया कि 10 करोड़ के ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये 10 रुपीज के 1 करोड़ पीसेस में इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर काफी सारे लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये होता है REIT का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर मैं आपको फिर से बताता हूँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आगे चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर। ये इसके अंदर यहाँ पे जेट एयरवेज का, यहाँ पर NCLT अप्रूव्स कार्लरॉक जलन रेजोल्यूशन प्लान फॉर जेट एयरवेज। तो इसके अंदर जेट एयरवेज का थोड़ा हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। जेट एयरवेज आपको पता है फ्लाइट बेस्ड कंपनी है। इनके लॉसेस बहुत ज्यादा होने लग रहे थे 2014-15 के आसपास से, जब से कहा जाता है कि NDA गवर्नमेंट आई थी, तब से इनके लॉसेस बहुत ज्यादा होने लग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल 2019 में लॉसेस इतने बढ़ चढ़ के होने लगे कि इनकी फ्लाइट्स को पूरा लैंड कर दिया गया। अब इनकी उस टाइम से कोई भी फ्लाइट्स नहीं चल रही थी अभी तक भी। तो उसके अंदर क्या है कि अब क्या हुआ है, NCLT ने अप्रूव कर दिया कार्लरॉक जलन को। ये बेसिकली दो मतलब पर्सन है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं। इनमें बोला है कि NCLT आपका हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अंदर इन्होंने बोला कि रेजोल्यूट कर लो, रीस्ट्रक्चर कर लो जेट एयरवेज को। तो बेसिकली ये जेट एयरवेज के बिजनेस को वापस से रन कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू कुछ रेगुलेटर्स के। कुछ रेगुलेटर है यहाँ पे, जैसे DGCA। DGCA आपका है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसके DGCA से आपको कुछ अप्रूवल लेने पड़ेंगे कार्लरॉक जलन को। और साथ ही साथ इसके अलावा ये जो इनके डिपॉजिट्स हैं, तो साथ ही साथ इनके कुछ लैंडिंग स्पॉट्स को भी अभी के लिए यूज नहीं कर पाएंगे।
लैंडिंग स्पॉट्स होते हैं बेसिकली आपके एयरपोर्ट्स के अंदर जो रनवेज होते हैं या फिर जहाँ पे लैंडिंग करते हैं जो प्लेन्स, वो लैंडिंग स्पॉट्स आपके उनको भी यूज नहीं कर पाएंगे अभी कुछ टाइम के लिए, अगर ये अपना बिजनेस अभी से कंटिन्यू करते हैं तो आगे भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जेट एयरवेज की ही न्यूज है। इसके आगे देखें तो न्यू ओनर्स हैव टू सिक्योर सेवरल अप्रूवल्स बिफोर एयरप्लेन कैन टेक ऑफ। ये भी वही बात है कि यहाँ पर जो न्यू ओनर्स हैं यहाँ पे कालरोक जलन जो है, इनको काफी सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे बिफोर टेक ऑफ करने के। टेक ऑफ यहाँ पे ऐसे लिखा है मतलब कि न्यू अपने जो इनका बिजनेस है उनको वापस से रन करने के लिए। आगे देखिए तो स्नो मॉनसून प्रोग्रेस टिल जुलाई एंड तो आगे देखिए तो स्लो मॉनसून प्रोग्रेस टिल जून एंड। तो इसके अंदर ये बहुत ही बेसिक सी न्यूज है कि जून एंड तक बहुत ही स्लो मॉनसून रहेगा। पर आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन चल रहा है, ये कोई मॉनसून का सेक्शन तो चल नहीं रहा, या कोई मतलब आपकी कुछ जो क्लाइमेट का चल रहा है वैसे तो सेक्शन चल नहीं रहा, तो यहाँ पे बताया क्यों हुआ है। तो इसके अंदर हम समझ लेते हैं, अगर कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता है, फंडामेंटल एनालिसिस होता है बेसिकली आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड, और आपका मतलब बेसिकली आप कैसे किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें तो उससे रिलेटेड होता है फंडामेंटल एनालिसिस। उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं आपके, इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। तो उसके अंदर पहला जो सबसे मेन होता है और उसके अंदर होता है आपका इकोनॉमी एनालिसिस। उसके अंदर इकोनॉमी को अगर हम एनालाइज करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में स्पेसिफिकली कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि आपका जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, फॉरेक्स रिजर्व्स हो गए, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये तो हर इकोनॉमी के लिए कॉमन होते हैं, पर कुछ होते हैं स्पेसिफिक, जो इंडियन इकोनॉमी के केस में है मॉनसून। और दूसरा अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी। आजकल तो वैसे पॉलिटिकल पार्टी में मतलब आपका वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है ग्लोबली, बट फिर भी हम अभी के लिए मॉनसून देख लेते हैं। तो मॉनसून कैसा होता है, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर बिजनेस पे, जैसे अगर आपको कोई चीनी बेस्ड कंपनी हो गई या एग्रीकल्चर एज होल बेस्ड कंपनी हो गई, साथ ही साथ वो कंपनी जिनको एग्रीकल्चरल से रॉ मटेरियल चाहिए, जिनको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे अगर कोई मान लो फूड मैन्युफैक्चर हो गया या कोई एफएमसीजी के अंदर कोई प्रोडक्ट है जो फूड से जो रिलेटेड है, तो जो फूड से रिलेटेड है, तो ये जो कंपनी है उनको मानसून से बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर क्या है कि मानसून भी एक बड़ा फैक्टर होता है, इसीलिए कंपनी परस्यू प्रॉफिट के अंदर दिया हुआ। तो आगे देखें तो यहाँ पर इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। आगे न्यूज है आईपीओ से रिलेटेड, और कोई इसके अंदर ज्यादा न्यूज नहीं है। तो इसके अंदर देखें तो इंडियन पेस्टिसाइड्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर कुछ न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर प्राइस बैंड है इसका 290 से 296। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसके अंदर से फ्लोर प्राइस क्या है और कैप प्राइस क्या है। मैंने आपको रिपीटेडली बताया 2-3 बार, तो अब आपको कमेंट में इसको बताना है। आगे देखिए तो इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपी ईच। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अगर 289 और 295 रुपीज का तो ये प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं सिर्फ। तो प्रीमियम मैंने आपको पहले ही बताया कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही कंपनी यूज कर सकती है। तो इसके अंदर क्या है कि बिड्स कैन बी मेड फॉर अ मिनिमम ऑफ 50 इक्विटी शेयर्स। तो 50 इक्विटी शेयर्स के लिए मिनिमम आप बिड कर सकते हैं। अगर हम 50 और 290 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये ऑलमोस्ट आता है आपका 14500। तो 14500 आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस कंपनी के अंदर, एंड इन द मल्टीपल्स ऑफ 50 शेयर्स देयर ऑफ। तो बेसिकली 100, 150 इस तरह से आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आईपीओ का ब्रीफ था। इसके अंदर अगर आप चाहें तो ये वाला आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ये वाला पूरा सेक्शन, इसके कम से कम 2 लाइन फर्स्ट की आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको कुछ टर्म्स पता चलेंगे, उससे आप फैमिलियराइज जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे देखिए तो जीसेक, यील्ड्स राइज ऑन इन्फ्लेशन। तो जीसेक का मतलब होता है आपका गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, जैसे गवर्नमेंट की कोई बॉन्ड हो गई, कोई ट्रस्ट हो गया, एक्सेट्रा। तो ये 30% राइज करें, 30 बीपीएस राइज किए इन्होंने। तो इसके अंदर क्या है, बीपीएस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बीपीएस का मतलब होता है आपका 1/100 ऑफ अ परसेंटेज। तो 30 बीपीएस का मतलब हुआ आपका 0.3%। तो 0.3% से इनका जो इंटरेस्ट रेट है, ग्रोथ रेट, वो तो जो इनका इंटरेस्ट रेट है वो ग्रो करा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात होती है। और इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है टोटल 5.98% से लेकर 6.03% तक चलता है। बेसिकली फ्लक्चुएटिंग है, जितना मार्केट में जैसे किसी कंडीशंस है उस हिसाब से घटता बढ़ता रहता है इस रेंज के अंदर। इस रेंज से नीचे नहीं जाएगा, उस रेंज से ऊपर भी नहीं जाएगा। इसके अंदर ये थोड़ा सा चेंज होकर 6.02% आ चुका है ट्यूसडे को। तो वही यहाँ पे न्यूज है कि 0.3% यहाँ पर बढ़कर 6.02% आ चुका है। तो ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। आगे देखें तो यहाँ पर इसके अंदर कोई और कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है ईटी मार्केट्स के अंदर। आगे इस न्यूज को स्किप करेंगे और आगे चलते हैं। तो दैट्स इट, हमारा जो ईटी मार्केट सेक्शन है वो पूरा तरह से कंप्लीट है। और इसके अगर चाहें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आईपीओ की जो ये न्यूज है इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज है इसके अंदर बीच में, और इसके अंदर तो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है इसके बीच में। एफएम आस्क्स इन्फोसिस टू एड्रेस आईटी पोर्टल इश्यूज ऑन प्रायोरिटी। तो एफएम का मतलब है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि इन्फोसिस को, यहाँ पे इन्फोसिस आपको पता है आईटी जाइंट कंपनी है, और ये आईटी पोर्टल हायर जो
तो ये आईटी पोर्टल जो है उसको मैनेज करते हैं गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि आईटी पोर्टल के इश्यूज को प्रायोरिटी बेसिस पे सेटल करें। और यहाँ पे ये बोला हुआ है कि यहाँ पर टैक्स पेयर्स फ्लैग्ड ओवर 2,02,000 इश्यूज इंक्लूडिंग 90 यूनिक प्रॉब्लम्स इन द यूनिट पोर्टल। तो टैक्स पेयर्स फ्लैग्ड ओवर 2,000 इश्यूज इंक्लूडिंग 90 यूनिक प्रॉब्लम्स इन द पोर्टल। तो न्यू पोर्टल जो इन्होंने इन्फोसिस ने बनाया है आईटी साइट के लिए, इसके अंदर 2,000 इश्यूज फ्लैग किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं, और इसके अंदर 90 यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब बेसिकली 90 प्रॉब्लम्स को बार बार 2000 बार बोला गया। तो यहाँ पर ये पूरी न्यूज थी, और इसके अंदर इन्फोसिस जो भी स्टेप लेगा तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। तो आगे चले तो यहाँ पे इन्फोसिस का बहुत ही एक यहाँ पे बड़ा सा 3 पेज का यहाँ पे आर्टिकल सा दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है कि बायबैक कर रहे हैं, अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं। बायबैक होता है, जैसे आपने ये तो सुना ही होगा कि कंपनी इशू करती है शेयर्स आईपीओ की फॉर्म में या प्राइवेट जो की प्लेसमेंट होती है उसके फॉर्म में। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर इशू करती है, तो साथ ही साथ वो बायबैक भी कर सकती है कि लेट्स सपोज उसने 1 करोड़ शेयर्स इशू किए, फिर 10 लाख को बायबैक कर लिया, तो अब उसके मार्केट में 90 लाख शेयर्स ही बचेंगे। तो ये हो सकता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर चल रहा है कि बायबैक कर रही है कंपनी, और इसी के लिए इसने अपनी एनुअल्स को कि क्या करेगी बायबैक करके, शेयर्स क्यों कर रही है बायबैक एटसेट्रा, 3 पेज में समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, 11 और 12 पेज पर समझाया हुआ है इसको। आगे देखें तो 12 पेज पर, तो ये अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिटेल में जाना तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोई वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर पूरी। तो इसके अंदर कोई आगे देखें तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। आगे चलते हैं द एडिट पेज। इसके अंदर बेसिकली एडिटोरियल होते हैं सारे सारे। इसके अंदर बोला है न्यू हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, ये टी केयर उनका एडिटोरियल है, ये अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आगे चले तो यहाँ पर लॉन्ग मार्च ऑफ तालिबान, ये सीमा से रोही का जो एडिटोरियल है, ये अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आगे देखिए तो ब्रांड इक्विटी का सेक्शन है, इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज नहीं होती है, फाइनेंस कॉन्सेप्ट से बेसिस, तो इसके अंदर हम इसको स्किप करते हैं पूरे को। और आगे चलते हैं यहाँ पर, जैसे इसके अंदर ऐसी न्यूज होती है फिज टू फिजल, बेसिकली इसका जब कल रोनाल्डो का मैच था और यहाँ पर कोका कोला वाला जो इंसिडेंट था उसको लिख कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर ऐसी न्यूज को जो है डिस्कस करने को कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं है। ईटी पैनल का सेक्शन है, ये भी पूरा सोशल ट्रेंड से रिलेटेड सेक्शन होता है, तो इसको भी हम जो है पूरा स्किप करते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ। तो इसे अगर आप फर्स्ट न्यूज को देखेंगे, आर टेक्स वेल्थिएस्ट वर्थ देयर पेचेक, तो इसके अंदर ये बुक जो मतलब यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट से प्रेजेंट की है कि ये जो टेक जाइंट्स हैं इनके जो सीईओ को इतने पैसे मिलते हैं, तो ये वर्थ इट है भी या नहीं। तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सीधी सी बात इसको डिस्कस करके कोई बेनिफिट भी नहीं है। तो दैट्स इट, हमारा जो न्यूज़पेपर वो कवर्ड है, और आप चाहें तो मैं इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उसके अंदर क्या है कि आपको कोई भी डिस्कशन करना हो न्यूज़ से रिलेटेड, कोई आर्टिकल से रिलेटेड, मैंने जो न्यूज़ डिस्कस किया उससे रिलेटेड, तो कोई कॉन्सेप्ट पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो वो आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सारी पीडीएफ एट वन प्लेस चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बेसिकली एक चैनल का लिंक है, तो आपको जब भी चाहिए तो उस चैनल को आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर से आप ग्रुप के अंदर से वहां पर जा सकते हैं, अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करा और वापस आ गए। तो ये आपको कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें इसी वजह से। और दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।